हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखो, अपन ने 9 लेक्चर में अपना जो फर्स्ट यूनिट था रिबिट वेल्ड और ये सब जो था उसमें बोल्टेड कनेक्शन को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट यूनिट अपन चालू करें। छोटी सी यूनिट है, क्वेश्चन पूछता रहता है, एक ही लेक्चर में शायद खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट यूनिट अपन बात करते हैं टेंशन मेंबर। किसके बारे में बात करते हैं? टेंशन मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहता है कि टेंशन मेंबर क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है कि भाई ऐसे मेंबर जो टेंशन लोड को क्या करते हो, कैरी करते हो, टेंशन मेंबर कहलाएंगे। कोई स्पेशल दिमाग लगाने की जरूरत इसमें है नहीं भी। तो ये सबसे पहले कहता है कि जो हेडिंग टेंशन मेंबर है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बेसिकली अपन यूनिट को चालू करना चाह रहे हैं। टेंशन मेंबर तो सिंपल क्वेश्चन बड़ा ए, मतलब सिंपल जो है कि ए मेंबर विच इज कैरिंग टेंशन लोड इन स्ट्रक्चर्स। तो कह रहा है ए मेंबर विच इज कैरी और यूज टू कैरी टेंसाइल लोड्स in structures is known as क्या है? टेंशन मेंबर। तो इसने कहा कि ऐसा मेंबर जो टेंशन लोड को कैरी करता हो क्या कहलाता है? आपका टेंशन मेंबर आपका कहलाता है। अब ये आपसे कहेगा कि भाई जो इसमें एग्जांपल्स बताओ, टेंशन मेंबर के एग्जांपल्स आपके क्या क्या आपके हो सकते हैं। ये कह रहा है आपसे कि एग्जांपल ऑफ टेंशन मेंबर मतलब क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल ऑफ टेंशन मेंबर मतलब जो टेंशन लोड को कैरी कर सकते हैं। ये कहता है क्या क्या यूज करते हैं अपन। तो वायर होते हैं, जो रॉप वायर जो है, वायर एंड केबल्स टेंशन मेंबर के रूप में यूज करते हैं। बार एंड रोड्स, जो सरिये वगैरह होते हैं ना आपके, बार एंड रोड्स का टेंशन मेंबर के रूप में। फ्लैट एंड प्लेट्स टेंशन मेंबर के रूप में यूज करते हैं। एक टर्म्स आती है टाई, जो आपका रूफ ट्रसेज में आती है। टेंशन मेंबर को टाई बोलते हैं, कंप्रेशन मेंबर को स्टड बोलते हैं। टाई जो है टेंशन मेंबर होता है। तो अपन देखिए कि ये कुछ जो है आपके टेंशन मेंबर के एग्जांपल्स हो गए। वापस मैं बात कर रहा हूँ वायर एंड केबल्स, ब्रिज वगैरह में जैसे रॉप्स वगैरह ना, वायर एंड केबल, बार एंड रोड्स, फ्लैट एंड प्लेट्स और टाई रूफ ट्रस। टाई रूफ ट्रस है ना, एंडिंग टाई इन रूफ ट्रस। तो कई बार क्वेश्चन बढ़ता है, जैसे अभी जब कंप्रेशन मेंबर और लिख लोगे आपको, तो आपको ये पता लग जाए कौन कौन से टेंशन मेंबर, कौन कौन से कंप्रेशन है। तो वहां पूछता है इनमें से कौन सा कंप्रेशन मेंबर नहीं है, या इनमें से कौन सा टेंशन मेंबर नहीं है। तो आपको पता है ये सारे जो मेंबर है भाई वो टेंशन के। जब आपको कंप्रेशन वाला और जो है आपके जो है पता लग जाएगा, तो आपको कभी क्वेश्चन बने इनमें से कौन सा टेंशन नहीं है, कौन सा कंप्रेशन नहीं है, तो बाइफरकेट आराम से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो, जो आपका इंपॉर्टेंट है। टेंशन या कंप्रेशन में से एक ना एक मैक्सिमम जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो आपसे जरूर से जरूर जो है पूछा जाता है, चाहे टेंशन का पूछे चाहे कंप्रेशन पूछे। तो नेक्स्ट हेडिंग हो गई मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर। ये कह रहा है मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो बताओ टेंशन मेंबर्स के लिए। तो देखो तीन तरह की क्वेश्चंस, ये आप तीन तरह के से जो है मेंबर्स इसने तीन तरह से जो है उनको डिवाइड किया है। तो वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं एक टेबल बना देता हूं आपकी। serial number, types of member,
मतलब कंडीशन एक तरह से, और मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। पहला अपन केस लेते, फर्स्ट ए टेंशन member in which reversible of stress, अभी समझाऊंगा, in which reversal of stress due to loads other than wind and seismic, या अर्थक्वेक बोलो, सेस्मिक अर्थक्वेक एक ही बात है। देखो क्या कहना चाह रहा है, वैल्यू तो 180 हो जाएगी आपकी, स्लेंडरनेस रेशियो लैम्ब्डा की जो वैल्यू है वो 180 हो जाएगी आपकी। क्या कहना चाह रहा है देखो, एक टेंशन मेंबर, वो कह रहा है कि टेंशन मेंबर है इन विच, जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, मतलब मेंबर तो टेंशन है लेकिन रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि कभी टेंशन से कंप्रेशन में भी जा सकती है, और आपका मतलब जैसे ब्रिज वगैरह होता है ना, कोई व्हीकल चल रहा है उसमें टेंशन से एकदम से क्या आने लगे मेंबर में, कंप्रेशन आने लगे मेंबर, कहीं ऐसी जगह है कि स्ट्रेस रिवर्स हो सकती है। मेनली वो मेंबर टेंशन के लिए यूज किया गया है, लेकिन रिवर्सिबल स्ट्रेस मतलब उसमें कुछ वैल्यू कंप्रेशन भी आपका प्ले हो सकती है। तो रिवर्सिबल स्ट्रेस मतलब दोनों नेचर की स्ट्रेस उसमें आ सकती है, लेकिन मेनली वो टेंशन के लिए यूज किया गया है। रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू लोड्स, कौन से लोड्स के कारण, अदर देन विंड और सेस्मिक, मतलब विंड और सेस्मिक के अलावा और बाकी सारे लोड्स है उनके कारण उसमें कौन सी आपका रिवर्सिबल स्ट्रेसेज आ रही है, और वो टेंशन मेंबर के रूप में यूज किया गया है। तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है वो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड केस ये आपसे कहता है, ये कहता है ए मेंबर which is used as a tie member in roof truss and also used in bracing system. A member which is used as a tie member in roof truss and also used in bracing system and subjected to possible of रिवर्सल स्ट्रेसेज, वही रिवर्सिबल दोनों तरह के रिवर्सिबल स्ट्रेसेज resultant due to wind और seismic load। देखो वहां था कि विंड और सेस्मिक लोड को छोड़कर और जो लोड से उनके कारण जो स्ट्रेस आ रही थी, यहाँ मैं वो कह रहा है मेंबर विच इज यूज एज ए टाई मेंबर, वो कह रहा है कि मेंबर जिसका उपयोग टाई मेंबर के रूप में यूज करते हैं या ब्रेसिंग सिस्टम में यूज करते हैं, and you also and subjected to possible of reversible stress, मतलब वही पॉसिबिलिटी है रिवर्सिबल स्ट्रेसेज आने की पॉसिबिलिटी है, किसके कारण, विंड और सेस्मिक लोड्स के कारण। ऊपर वाला केस था विंड और सेस्मिक को छोड़कर, मतलब जो स्ट्रेस आएंगी विंड और सेस्मिक कारण नहीं, उसके अलावा जो लोड्स उनके कारण जो स्ट्रेस आएंगी 180।
यहाँ मैं स्ट्रेस बात कर रहा हूँ, जो रिवर्सल स्ट्रेस आएंगी वो विंड और सेस्मिक लोड्स के कारण आएंगे। तो इसके लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 350 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई? 350 से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा केस है कि ए टेंशन मेंबर, एक्सियल टेंशन मेंबर। तो केस नंबर थर्ड जो है वो कह रहा है ए एक्सियल टेंशन मेंबर अदर देन प्री स्ट्रेस टेंशन मेंबर, मतलब वो प्री स्ट्रेस वाला नहीं होना चाहिए। मतलब लोड्स कैसे आ रहा है आपका? एक्सियल एक्सिस एक्सियल लोड आ रहा है बिल्कुल वर्टिकल, और फ्री टेंशन मेंबर नहीं है तो उसमें जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 400 तक अपन ले सकते हैं, 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों केसेस देखो, तीनों के ऊपर क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ना कोई बहुत ज्यादा याद करने की, सीधी सीधी बात है, आपकी लैंग्वेज से पता लग जाएगा। एडजेक्टिव लैंग्वेज आएगी। वो कह रहा है कि टेंशन मेंबर रिवर्सिबल स्ट्रेस आ सकती है, कौन किसको? एक तरह से विंड और सेस्मिक लोड को छोड़कर जिन और लोड्स के कारण जो आपके आ रहे मैक्सिमम सिलेंडर 180, आपको टाई मेंबर वर्ड दिख जाए ना, टाई आप उसी से लगा सकते हो, 350 आपका आएगा। या ब्रेसिंग सिस्टम, मतलब आपको पूरा पढ़ने टेंशन मेंबर यूज एज ए टाई और ब्रेसिंग सिस्टम एंड पॉसिबल रिवर्सिबल जो पॉसिबल ड्यू टू क्या? विंड और सेस्मिक और उनके कारण जो है रिवर्सिबल स्ट्रेस आ रही है 350। और वो अगर आपसे कहता है भाई एक्सियल टेंशन मेंबर है, बताइए मेरे को मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, तो आप बेझिझक बोल सकते हो कि 400 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। तो 180, 350 और 400 तीन केस इसके हैं, 5 केस जो है कंप्रेशन के। 8 में से हर हाल में एक क्वेश्चन सिलेंडरनेस रेशियो पे पूछा ही जाता है भी आपका, ठीक है। तो अपन ने देखा कि सिलेंडरनेस रेशियो पढ़ ली टेंशन मेंबर्स के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग अब अपन पढ़ते हैं नेट सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ते हैं अपन? नेट सेक्शनल एरिया। तो नेक्स्ट हेडिंग है तो नेट सेक्शनल एरिया क्या है? एक तरह से वो कहता है कि जब आप टेंशन मेंबर डिजाइन कर रहे हैं तो आफ्टर रिडक्शन ऑफ रिविट होल जो भी एरिया बचेगा वो क्या कहलाता है आपका? नेट सेक्शनल एरिया कहलाता है। ये कह रहा है कि टेंशन मेंबर डिजाइन करते समय नेट सेक्शनल एरिया ज्ञात किया जाता है। अर्थात टेंशन मेंबर के डिजाइन स्ट्रेंथ, नेट सेक्शनल एरिया पर तो ये मैंने बताया दिया नेट सेक्शनल एरिया क्या है। नेट सेक्शनल एरिया है क्या, ये मैंने समझाया दिया कि भाई आफ्टर रिडक्शन ऑफ होल्स
After deductions of all, the remaining area is known as क्या है? नेट सेक्शनल एरिया। ये तो रिविट वगैरह के लिए हो गया, जैसे बेल्ट में क्या होता है वो भी आगे अपन बात करने वाले कॉमन टर्म्स। तो नेट सेक्शनल एरिया में आपके जो टेंशन मेंबर है इसमें 4 केस है। ये कोई प्लेट अगर यूज कर रहे हो तो नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, अगर सिंगल एंगल आप यूज कर रहे हैं तो नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, डबल एंगल आप बैक टू बैक बोथ साइड ऑफ गसट प्लेट कर रहे हो तो नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, डबल एंगल सेम साइड ऑफ गसट प्लेट यूज कर रहे हो तो नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोड में 4 कंडीशंस दे रखे हैं, या आईएस जो 800/1984 है इसके अनुसार जो टेंशन मेंबर है उसमें 4 केसेज है। तो यहां मैं बात करता हूं केस नंबर फर्स्ट, नेट सेक्शनल एरिया फॉर प्लेट्स। मतलब अगर मैं प्लेट को यूज कर रहा हूं, प्लेट्स को अगर यूज कर रहा हूं तो नेट सेक्शनल एरिया कैसे या कितना आपका होगा। इसमें भी 2 बातें हो गई कि आप चेन रिवेटिंग यूज कर रहे हो तो नेट सेक्शनल एरिया क्या होगा, आप जिगजैग रिवेटिंग यूज कर रहे हो तो क्या होगा। हालांकि पहले चैप्टर में अपन इस वाले केस के बारे में तो बात कर चुके थे, मतलब आपने पहला इसमें देखा कि अपन एक तरह से इसमें देखें कि चेन रिवेटिंग यूज कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूं लगभग इस वाले केस के बारे में, मतलब मेरे को इस वाले केस का बिल्कुल आइडिया है क्योंकि मैं तुमको पहले चैप्टर में ही समझा चुका था इसको। मुझे नहीं पता कि कहां तक आपका जाएगा, मैंने देखा कि रिवेटिंग लगी हुई है मेरी तो गेज पिच ये सब मैं पहले देख चुका था भाई, ठीक है ना। अभी मैं केवल यहाँ नेट सेक्शनल एरिया के ऊपर बात कर रहा हूँ जितने मुझे काम की जरूरत है। तो ये केस था चेन रिवेटिंग का, चेन रिवेटिंग आपने कर रखी है। नेट सेक्शनल एरिया आप कैसे निकालते थे मैं देख चुका हूं। नेट सेक्शनल एरिया जो है अब मैं बहुत ज्यादा डिप नहीं करूंगा, बी माइनस एन डी इंटू टी, यही तो था भाई, बी माइनस एन डी इंटू टी। बी भी मुझे पता है, बी मेरी क्या थी, बी मेरी ये थी, ये बी थी, टी क्या थी, थिकनेस थी। तो बी माइनस एन डी इंटू टी आपका निकल कर आ जाएगा। चेन रिवेटिंग में तो ऐसे हो गया था। सेकंड केस था इसमें एक तरह से अगर मैंने देखा था जिगजैग रिवेटिंग थी, जिगजैग रिवेटिंग में आपने कैसे निकाला था, मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई ये इसमें यहां लग रही थी, इसमें यहां लग रही थी, कुछ इस तरह से जो है मान लो कुछ ऐसे रिवेटिंग हो रही है आपका, सेम लिमिट इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें एक है, इसमें 2, ऐसे कुछ रिवेटिंग लग रही है। तो इसका जो आपने देखा था नेट सेक्शनल एरिया वो कितना था भाई, इसमें नेट सेक्शनल एरिया देखा था अपन ने कैसे आया था, बी माइनस एन डी प्लस समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी आपका निकल कर आया था। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट यूनिट में अपन ने देख लिया था कि मेरा एरिया कितना निकल के आता था। तो नेट सेक्शनल एरिया बी माइनस एन डी प्लस समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी के बराबर मेरा यहाँ पर निकल के आ गया था। वहां मैंने
नॉट डाल के भी लिखवाया था कि इसकी स्ट्रेंथ, इसका जो एरिया है समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g, ये एक तरह से कॉमन है, इसके बराबर बढ़ जाता है। यहां मैं वहां नॉट डाल के भी लिखवा चुका था, यहां भी बोल रहा हूं कि जिगजैग रिवीटिंग में, जिगजैग रिवीटिंग में नेट सेक्शनल एरिया कितना, समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट यूनिट में बात कर चुके हैं भाई, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन। यहां अपन ने बी देख लिया था इनमें, वेयर बी बराबर मैंने पढ़ लिया था, बी बराबर क्या थी, विड्थ ऑफ प्लेट थी। बी की जगह पी भी हो सकता है, पर पिच निकाल रहा हूं, पी माइनस एन डी अपॉन टी पूरी का निकाल रहा हूं, तो बी एन नंबर्स ऑफ रिविट है, डी डाया ऑफ ग्रॉस डाया ऑफ रिविट है, टी थिकनेस ऑफ प्लेट थी, एस स्टैगर्ड पिच थी जो इसमें, क्योंकि उसमें तो एस टर्म से यहां आई नहीं, इसमें एस क्या थी, स्टैगर्ड पिच थी। और जी क्या थी, गेज डिस्टेंस आपका था। तो पहला केस देखा अपन ने कि भैया अगर मेरे पास प्लेट यूज कर रहा हूं तो नेट सेक्शनल एरिया अगर चैन रिवीटिंग है तो B माइनस एन डी टू टी आएगा, और अगर जिगजैग रिवीटिंग है तो B माइनस एन डी प्लस समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी आएगा। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि एरिया कितना इंक्रीज होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि एस स्क्वायर अपॉन 4g होता है, अरे भैया टी इसके साथ कॉमन बाहर निकला हुआ है, तो ये ध्यान रखे कि समीशन एस स्क्वायर 4g इंटू टी के बराबर इंक्रीज होता है। तो ये पॉइंट आपको जरूर से ध्यान रखना है। ये समीशन का चिन्ह भाई आगे, ये समीशन है, मतलब समीशन का मतलब है भाई ऐसे जैसे जितनी स्टैगर्ड बढ़ती है उनका सबका योग हो जाता है। जैसे 2 बार होगी तो एक ही बार आएगा, 3 बार होगी 2 बार आएगा, वो सब फर्स्ट यूनिट में अपन सिखा चुके थे। तो समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी इंक्रीज आपका हो जाता है। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकंड देखूंगा मैं कि कोई एक सिंगल एंगल कनेक्टेड है, क्या है आपका, सिंगल एंगल कनेक्टेड है आपका। तो ये मेरा केस फर्स्ट हो गया। तभी केस सेकंड अपन पढ़ते हैं कि सिंगल एंगल आर कनेक्टेड। तो अपन पढ़ते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, वो कहता है ए सिंगल एंगल, ए सिंगल एंगल वन लेग कनेक्ट विथ गसेट प्लेट। ये कह रहा है जो गसेट प्लेट है उसके साथ एंगल की एक लेग कनेक्टेड है। मतलब ये कोई गसेट प्लेट का मैं डायग्राम मान लो जो है सामने से बढ़ाऊं, तो ये मेरे को मतलब मैं फ्रंट से देख रहा हूं, मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं उसका, तो ये तो कोई गसेट प्लेट हो गई, ये आपका एंगल हो गया, इसकी एक लेग कनेक्ट है, हो सकता है रिवेटिंग हो सकता है वेल्डिंग हो आपकी। तो यहां पर मैं पढ़ता हूं कि ए नेट कितना आएगा, नेट एरिया कितना आएगा। ए नेट जो है यहां पर वो होगा A1 प्लस A2 K1। अब यहां A1 क्या है, वेयर, ये आपसे कहता है वेयर A1 बराबर एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। ये कह रहा है A1 क्या है, एरिया ऑफ कनेक्टेड लैग, मतलब जो लैग आपकी इसके साथ कनेक्ट हुई है इसका एरिया। A2 क्या है, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग या अनकनेक्टेड लैग।
जो कनेक्ट नहीं हुई है उसका एरिया, केवल एक कोएफिशिएंट है। अब जो K1 की जो वैल्यू लेते हैं, K1 की जो वैल्यू है इसमें ये लेते हैं 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। कितनी लेते हैं भाई? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आपसे कि सिंगल एंगल कनेक्टेड है तो जो कोएफिशिएंट है वो कितना लेते हैं? 3A1 ऑलवेज डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, तो ऑलवेज K1 लेस देन 1, डेफिनेटली 1 से कम आएगी इसकी वैल्यू। अब अपन यहां जैसे अगर इसको रखना चाहते तो A नेट जो है इसमें अगर मैं रखना चाहता इसको तो A1 प्लस A2 इंटू K1 अगर रखो 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। अब आप क्या करने वाले, देखो मैंने क्या किया कि इसको जो है A नेट मेरा है, यहाँ A1 मैंने रखा है, ये A1 हो गया मेरा भाई, यहाँ मेरा A1 हो गया, ये मेरा A1 है, प्लस मैं यहाँ पर क्या करूं, देखो मैं उसमें से 3 जो है ऊपर से कॉमन ले लूं, 3 यहां से 3A1 कॉमन ले लूं इसमें से, तो ऊपर क्या बचा देखो, यहाँ A2 इंटू 3A1 ऊपर है, यहां मैंने क्या किया 3A1 कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा 1 प्लस A2 अपॉन 3A1, यही तो बच गया भाई। क्या हो जाएगा देखो, 3A1 से 3A1 कट गया, तो A नेट जो है A1 प्लस A2 अपॉन 1 प्लस, देखो यहां लिखा हुआ है A2 अपॉन 3A1, 1/3 बार 0.33 हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं 0.33 A2 अपॉन A1। कई बार ये इस फॉर्म में आपको देखो एरिया नजर आता है, जो आपको इस जैसे ये यहाँ ब्रैकेट लगा तो इस फॉर्म में भी आपको ये नजर आता है, एरिया A1 एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, A2 एरिया ऑफ कनेक्टेड, तो इस फॉर्म में आपको कई बार दिखा देता है सिंगल एंगल कनेक्टेड बताओ एरिया कितना होगा, तो आपको ये फॉर्म दिख जाता है, ये फॉर्मूला आपको दिख जाता है, डेफिनेटली आपको इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा केस नंबर 2 हो गया भाई, कि जो एरिया नेट है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, और A नेट की फाइनल अगर मैं फॉर्मूला देखना तो इस लैंग्वेज में भी रखकर मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूं। केस नंबर 3 देखे अपन, ये सेकंड केस था भाई। मैं कुछ चीजों को यहां मिटा नहीं रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि आपको जो है थोड़ा सा सही जो है, चलो मिटा ही देता हूं, आप सॉल्व तो कर ही लोगे। ये टर्म छोड़ देता हूं मैं बस। ये आपसे कहता है ए डबल एंगल आर connected same side of gusset plate or a single T ये कह रहा है कि डबल एंगल सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, जैसे मैं गसेट प्लेट का ये मान लो गसेट थोड़ा मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये गसेट प्लेट है, इसके साथ सेम साइड में एक ही साइड में ए डबल एंगल आर कनेक्टेड टू आर बैक टू बैक कनेक्ट, यहां ये वर्ड और लिखता है बैक टू बैक कनेक्ट सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, मतलब बैक टू बैक कनेक्ट। जैसे ये एक एंगल हो गया, ये मान ले एंगल हो गया,
इसके बैक में दूसरा एक एंगल हो गया, ये गसट प्लेट के साथ, या उसने कहा या एक सिंगल टी मान लो ये है, और जो टी होती है टी वो आपकी कनेक्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो डबल एंगल वो भी टी की तरह ही लग रहे हैं ना, क्योंकि चौथे केस में आएगा डबल एंगल सेम साइड की जगह बोथ साइड आएगा, वहां अलग तरह से दिखेगा। तो कई बार सेम साइड और बोथ साइड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये मतलब डबल एंगल का नेक्स्ट केस आएगा कि भाई बोथ साइड हो। आप कई बार कंपेयर कौन सा है डबल एंगल, थर्ड और फोर्थ दोनों में था यार, कैसे लेके चलूं, तो फिर आप तुरंत देख लोगे कि यार सेम साइड ऑफ गसट प्लेट कर रहा हूं तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे टी बढ़ता है, मतलब सिंगल टी वाला जैसे केस है, तो सेम ये वाला केस हो जाएगा, तो सिंगल टी वाला है। तो यहाँ ये कहता है कि ए नेट कैसे निकालेंगे, तो इसने कहा कि ए नेट जो है ये होगा A1 प्लस A2, K2 लिख दूं यहां। अब A1 वही एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, A2 एरिया ऑफ आउट, K2 एक कांस्टेंट हो गया, तो K2 की जो वैल्यू है यहां पर वो आ जाएगी 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। रख लीजिए यहां सेम उसी तरह से आप देखोगे तो A नेट जो है A1 प्लस A2 इंटू 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। 5 कॉमन ले लेंगे नीचे से एक तरह से, A नेट बराबर A1 प्लस A2, अभी एक बार यहां से 5 A1 ले लेंगे तो ऊपर तो 5 A1 बच ही रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस A2 अपॉन 5A1, यही तो बचा हुआ देख लेना। 5A1 से 5A1 कट गया, तो A नेट जो है वो क्या हो गया A1 प्लस A2 अपॉन 1 प्लस 1/5 कर लो 0.20 A2 अपॉन A1। ऐसा ही तो फॉर्मूला है, फर्क क्या हुआ उसमें यहाँ 0.33 आया था और इसमें कितना आ गया 0.20 आ गया है। तो आपने देखा कि नेट एरिया आपका इसके बराबर निकलकर आ जाएगा। तो ये केस थर्ड हो गया था भाई, केस नंबर थर्ड हो गया। दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है, K2 का फर्क था, उसमें 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 था, इसमें 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। डेफिनेटली K2 लेस देन इसमें भी 1 ही होना है आपका। तो अपन देखा कि केस नंबर थर्ड में मेरा किस तरह से मैं नेट एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। केस नंबर 4 देखे मैं, केस नंबर 4 वो कहता है इफ डबल एंगल आर बैक टू बैक, वही बैक टू बैक है, बैक टू बैक ऑफ बोथ साइड, वहां था देखो सेम साइड, यहां क्या ऑफ बोथ साइड ऑफ गसट प्लेट। तीसरे वाले केस में था सेम साइड, यहां बोथ, बेसिक डिफरेंस है, वहां सेम साइड था तीसरा केस, यहां बोथ साइड ऑफ गसट प्लेट और डबल टी आर कनेक्टेड बोथ साइड ऑफ गसट प्लेट। मतलब इसने कहा जैसे गसट प्लेट थी ये, तो ये गसट प्लेट है, डबल एंगल है, बोथ साइड है, एक इधर की तरफ और एक इधर तरफ। अब देखो वो पीछे वाला था इस तरह से, मतलब उसमें ये उसमें ऐसे था, इसमें बीच में गसट प्लेट आ गई ना भाई, उसमें सीधा ये आपका एक तरह से सीधा टी की तरह दिख रहा था, यहाँ बीच में गसट प्लेट आ रही है ना। तो अपन देखा कि बोथ साइड ऑफ गसट प्लेट या डबल टी, मतलब आपने देखा इस तरह से आपको नजर आ रही है, एक टी ये हो गई, एक टी ये हो गई,
ये रिविटिंग वगैरह से जो भी कनेक्ट कर दी होगी। तो इसके लिए अपन ने देखा कि जो नेट एरिया होगा, जो नेट एरिया है वो मेरा कितना निकल के आ जाएगा। तो एरिया नेट जो है, एरिया नेट मेरा कितना निकल के आ जाएगा, मैं सीधा करूंगा ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शन ऑफ होल्स। तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शन फॉर होल्स। ये कह रहा है जो मेरा नेट एरिया आएगा वो आएगा ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शन फॉर होल्स। अब इसमें ग्रॉस एरिया कहां से लेंगे, टेकन डायरेक्ट फ्रॉम टेबल। कहां से आ जाएगा भाई, टेकन डायरेक्ट फ्रॉम टेबल। ये कह रहा है कि ये जो ग्रॉस एरिया है वो सीधा मैं टेबल से ले लूंगा। तो ए नेट जो है वो ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शन फॉर होल्स, ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा भाई। ठीक है ना, उनमें तो अपन को वो यहाँ सीधा एरिया लेंगे अपन जो है स्टील टेबल से लेंगे, उसमें से जो भी होल्स का डिडक्ट हुआ है वो घटा देंगे तो नेट एरिया आपका बच जाएगा। तो ये मेरा चौथा केस हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं, इस वाले तीसरे और चौथे में डबल एंगल के केस में कंफ्यूज रहते हैं। डबल एंगल सेम टू सेम गसट प्लेट था जिसमें बिल्कुल टी की तरह ही लग रहा था, तो तीसरा केस था डबल एंगल बोथ साइड है ऐसे, तो आपका ये चौथा केस हो जाए। तो कई बार ज्यादातर ये पूछ लेता है आपसे, इन केस ऑफ डबल एंगल आर कनेक्टेड टू बैक ऑफ बोथ साइड ऑफ द गसट प्लेट देन नेट एरिया इज, ए नेट का मतलब समझ रहे हो, नीचे ए नेट नीचे है, ये है ना, ए नेट का मतलब ए नेट क्या है, नेट एरिया। तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शन फॉर होल्स आपका। तो ये मेरे 4 केस थे भाई, जिनको मैंने देख लिया कि किस तरह से मैं जो है नेट एरियाज लेकर चलने वाला हूं। तो चारों केस मेरे हो गए भाई। अब थोड़ा सा जो है ये कहता है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर कैसे आप डिजाइन करते हैं। हालांकि ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट आपका जो है कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता नहीं है आपका, पर आपको पता होना चाहिए। तो आपने ये देख लिया। वैसे तो देखा जाए तो समरी आपने चारों केसों की देख ली थी। पहला था प्लेट के लिए अगर चैन रिवेटिंग थी बी माइनस एन डी इंटू टी था। अगर स्टैगर्ड रिवेटिंग थी बी माइनस एन डी प्लस समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दिया था। सेकंड केस था सिंगल एंगल, आपने देख लिया था ए नेट क्या था आपका a1 प्लस a2 अपॉन 1 प्लस 0.33 a2 अपॉन a1 है ना। ऐसे डबल एंगल था आपका, देख लिया था। तो चारों केसेस के नेट एरिया कितने थे वो अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग में बात करता हूं, ये कह रहा है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। तो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर ये कहता है कि जब अपन टेंशन मेंबर डिजाइन कर रहे हैं, मान लो अपने को कोई लोड गिवन कर रखा है, किसने कह दिया कि यार लोड दे रखा है आपको, लोड जो है वो 120 किलो न्यूटन दे रखा है। अब अपन कैसे मेंबर डिजाइन करें, इसके लिए कौन सा एरिया जो है, कौन सा जो है मेंबर ले लो या कौन सा साइड में लेके चलो। तो ये सबसे पहले निकालता है ए नेट रिक्वायर्ड। तो ये कहता है कि टेंशन मेंबर के लिए कितना एरिया चाहिए उस लोड को लेने के लिए, ये सबसे पहले निकालता है ए नेट रिक्वायर्ड कि यार कितना एरिया मुझे चाहिएगा उस लोड को लेने के लिए। अब ए नेट रिक्वायर्ड में कितना एरिया चाहिए, एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है कि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मुझे एरिया चाहिए तो फोर्स अपॉन क्या करेंगे, स्ट्रेस। तो कैसे निकालेंगे, एक्सियल फोर्स जो आ रहा है जैसे ये अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सियल फोर्स अपॉन परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। जो अपन परमिसिबल स्ट्रेस 0.6 FI होती है, चाहे 150 होती है, 150 को भाग दे देंगे मतलब। तो यहां से ए नेट रिक्वायर्ड निकल के आ जाएगा। अब आप सेक्शन क्या कौन सा लेंगे, कि कौन सा सेक्शन लेंगे, तो अपन ने ये देखा कि मान लो ये कुछ भी एक एरिया निकल के आया जो आपका, मैं कहता है कि फॉर एग्जांपल लोड जो है मान लो मैं कह रहा हूं 120 किलो, 120 गुणा 10 घात 3 अपॉन 150 आ गया मान लो। तो अपन देखा
कि भाई 30×50 और ये 4 5/800 mm² एरिया चाहिए। तो अपन क्या टेबल से ऐसा एरिया लेके ऐसे वो ले क्या जो जिसका एरिया 800, लेकिन अभी तो ये जो है अब टेबल से तो एरिया नेट एरिया तो आएगा नहीं, टेबल से तो जो सेक्शन आएगा उसका ग्रॉस एरिया आएगा, जबकि ए नेट ये कह रहा भैया टेब आपका जो है ना इतना एरिया बच जाना चाहिए, 8 से यहाँ से 800 आ रहा है, मान लो 800 एरिया बच जाना चाहिए। अब टेबल से तो ग्रॉस एरिया आता है, अब कैसे पता लगेगा उसका नेट एरिया आपका 800 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप क्या करोगे कि जो ये एरिया है मान लो 800 तो 30 से 40% ज्यादा एरिया लेकर जो है चलेंगे। जैसे आपने मान लो 30%, तो लगभग 1000 से 1100 का बड़ा जो सेक्शन है वो टेबल से लेंगे और फिर उसका देखेंगे कि वास्तव में क्या बच गया है एरिया। तो अपन अडॉप्ट करेंगे 20 to 30% एक्स्ट्रा एरिया फ्रॉम स्टील टेबल। तो जैसे मैंने मान लो 8 मैंने जैसे अभी यहाँ जब मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि ए नेट मान लो एक फोर्स से था, मान लो 120 × 10⁻³ में 150 का भाग दे देता 800 mm² एरिया सफिशिएंट उस लोड को लेने के लिए। अब आपने क्या इसका 20 से 30% ले लिया। मान लो कोई सेक्शन ऐसा था जिसका एरिया मान लो हो सकता है 1000 mm², वो लिया आपने। अब क्या करेंगे उसका A1 निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे A2 निकालेंगे, K1 उसका होगा ही जो 3A1, उससे A नेट निकालेंगे। अब ये मतलब एक तरह से जैसे अगर सिंगल एंगल है मान लो तो A नेट सीधा मैं बता देता क्या था, A1 प्लस क्या था A2 अपॉन क्या था 1 प्लस 0.3 जो है 0.33 A1 अपॉन A2 था। तो इससे निकाल लिया A नेट। अब मान लो ये ए नेट बच जाती 1000 का 790 बच जाता, क्योंकि डिडक्शन ऑफ होल्स होने के बाद 1000 वाला 790 रह गया। लेकिन वो तो कह रहा कम से कम मुझे कितना चाहिए 800 चाहिए भाई, उस लोड को लेने के लिए 800 चाहिए। तो इसका मतलब ये सेक्शन गलत है, ये सेक्शन आपका उस लोड को नहीं ले सकता। आप कोई दूसरा सेक्शन लेते, मान लो वो आपने ले लिया कोई 1100 mm² का, उसका A1 निकालेंगे, उसका A2 निकालेंगे, उसका A नेट निकालेंगे, मान लो ये आ जाता 820 mm²। तो आपने देखा कि आपको तो रिक्वायर्ड 800 ही चाहिए था भाई, आपने तो रिक्वायर्ड, और आपके पास 820 बच गया है, जो सेक्शन लिया है उसका एरिया 820 बच गया है। इसका मतलब हर हाल में ये सेक्शन उस लोड को कैरी कर लेगा। तो कैसे पता लगेगा कि सुटेबल सेक्शन है या नहीं है? सुटेबल सेक्शन कौन सा होगा, एक तरह से मतलब जो उस लोड को ले लेगा। तो ये कहता है कि इफ ए नेट अवेलेबल, इफ ए नेट अवेलेबल ग्रेटर देन ए नेट रिक्वायर्ड। भाई ए नेट अवेलेबल कौन सा है? जो आफ्टर डिडक्शन जो बचा, आफ्टर डिडक्शन जो भी बचा भाई, ग्रॉस लिया था, ग्रॉस में डिडक्शन, अगर ये जैसे मैं कहता हूं कि जैसे 820 बच गया तो 820 रिक्वायर्ड 800, तो इससे ज्यादा है तो सुटेबल सेक्शन है, मतलब उस लोड को कैरी कर लेगा। और जैसे मैंने बताया था कि 720 90 रह जाता, तो मैं कहता कि यार 790 ये 790 भाई, मुझे तो 800 तो कम से कम, मैंने जैसे यहाँ बोला 800 कम से कम चाहिए ना। तो अगर डिडक्शन होने के बाद में ज्यादा बचता है तो वो सही है, अदरवाइज तो रीडिजाइन करोगे, दूसरा सेक्शन लोगे। तो आपका सुटेबल सेक्शन कौन सा होगा? जिसमें ए नेट अवेलेबल। ए नेट अवेलेबल का मतलब क्या है कि आपने जो ग्रॉस एरिया लिया उसके A1 A2 निकाले, मतलब उसमें A1 A2 करके ए नेट निकाला, उसका ए नेट जो बचा वो ए नेट अवेलेबल होगा एक तरह से, उसमें से जो ए नेट रिक्वायर्ड है जितना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई सेक्शन उठाया मैंने स्टील टेबल से, अगर सिंपल सी बात समझू, उसने तो कह दिया भैया 800 चाहिए कम से कम। अब टेबल में तो जो है नेट रिक्वायर्ड एरिया का तो कोई सेक्शन है ही नहीं, आपके पास ग्रॉस के थे, तो कोई एक सेक्शन उठाया मान लो जिसका एरिया 1100 mm² था।
अगर उसमें से रिविट विविट घटाने के बाद रिक्वायर्ड एरिया 800 से ज्यादा बच जाता है तो वो सेक्शन सही है, और नहीं तो उस सेक्शन को डिजाइन दूसरा सेक्शन आपको लेना पड़ेगा, मतलब वो सेक्शन आपका उस लोड को नहीं ले सकता। तो शॉर्ट में अगर बात समझूं तो जो अवेलेबल एरिया है आफ्टर डिडक्शन वो रिक्वायर्ड से ज्यादा है तो आपका सही है, अदरवाइज तो आपको दूसरा सेक्शन यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो ये मेरा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में बात हो जाती है। अब इसमें दो हेडिंग्स है, बस एक लग एंगल वर्ड आता है, लग एंगल क्या होता है, और एक आपका स्प्लाइस आता है। टेंशन मेंबर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये अपन दो हेडिंग्स इसमें और पढ़ लेते हैं। क्या क्या है वो दो हेडिंग? एक है लग एंगल। क्या है भाई? लग एंगल। तो लग एंगल क्या है आपका? ये कहता है कि जब आप टेंशन मेंबर में, जैसे आप कोई मेंबर किसी गसट प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो जो जॉइंट है उसकी लेंथ को रिड्यूस करने के लिए लग एंगल्स का उपयोग किया जाता है। मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैं कोई, ये मेरी एक प्लेट है, मान लो ये मेरा एक मेंबर है, टेंशन मेंबर है। मैंने देखा कि ये मेरा गसट प्लेट के साथ ये कनेक्ट है, तो ये इसकी कनेक्शन लेंथ है एक तरह से। भाई इतनी लेंथ ही तो कनेक्ट हो रही है इसके साथ, ये वाली लेंथ आपका, क्योंकि गसट प्लेट के साथ ये यहां तक, तो ये कनेक्शन लेंथ है। तो ये कह रहा है कि इस कनेक्शन लेंथ को रिड्यूस करने के लिए, मतलब आपका हो सकता, मैं आपसे ये कहूं कि ये जो है ना ये इतनी रह जाए, मतलब एक तरह से ये यही आपका रह जाता है, एक तरह से यहां तक आ रही थी, ये लेंथ मैंने क्या कर दी? रिड्यूस कर दी, मतलब एक तरह से इतने से ही मेरा काम चल जाएगा आपका। तो ये आपसे क्या कह रहा है? कनेक्शन लेंथ को रिड्यूस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? लग एंगल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाहता है कि लग एंगल ए शॉर्ट पीस, मतलब छोटा टुकड़ा, लग एंगल इज ए शॉर्ट मतलब छोटा piece of angle section which are used to reducing the length of joint. Reducing the length of joint. क्या कहा इसने कि लग एंगल एक एंगल का ऐसा छोटा टुकड़ा है जिसका उपयोग जो है जॉइंट की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया दिया कि भाई मान लो आपका ये जॉइंट इतना लेंथ, इतनी लेंथ आपको चाहिए थी, ये मान लो आपको चाहिए थी, मैंने इसको डॉट करके कर दिया, तो ये इसको एक तरह से, ये वाला पोर्ट एक तरह से रिड्यूस हो गया, इतना जो ये इतनी रिक्वायरमेंट थी मेरे को यहीं से काम चल जाएगा, इतना रिड्यूस कर दिया ना। तो यहां क्या करते हैं, एक एंगल सेक्शन जो है इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं एडिशनल, ऐसे दिखेगा ना भाई एंगल ऊपर से, जैसे ये आपका ऐसे है, एक तरह से ऐसे लग रहा है, तो ये देखो ऐसे, जब मैं सामने से देख रहा हूं तो ये वाली थिकनेस होगी इसकी और ये इसकी चौड़ाई होगी, तो ये तो ये जैसे ये वाला है ऐसे एंगल सेक्शन, तो इसको ऐसे देख रहा हूं तो ये वाली चौड़ाई तो मुझे ये दिख रही है और इसकी जो थिकनेस होगी वो मुझे यहां दिख रही है, तो इसकी मैंने रिवेटिंग कर दी इसके साथ, तो ये है लग एंगल। तो क्या कहा था इसने? लग एंगल इज ए शॉर्ट पीस ऑफ एंगल सेक्शन विच आर यूज्ड टू रिड्यूसिंग द, क्या है? रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ जॉइंट, जॉइंट की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए उपयोग में लाया गया एंगल का छोटा टुकड़ा, एक तरह से शॉर्ट पीस ऑफ एंगल ये है। क्या कहला रहा है आपका? लग एंगल। मैं जानता नहीं, ये एक ही क्वेश्चन पढ़ता है, लग एंगल इज ए शॉर्ट पीस ऑफ एंगल, या लग एंगल आर यूज्ड टू,
रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ जॉइंट, लेंथ ऑफ जॉइंट को रिड्यूस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब ये नॉट डाल के कहता है ये कहता है कि लग एंगल का यूज करने से आपने देखा कि अब गसट प्लेट मुझे जो इतनी चाहिए थी वो केवल इतनी चाहिए, तो गसट प्लेट की लेंथ तो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लेंथ ऑफ जॉइंट आपका घट गया ना। तो ये कह रहा है कि लग एंगल का यूज करने से लग एंगल का यूज करने से गसट प्लेट की लेंथ कम हो जाती है, अर्थात गसट प्लेट का मटेरियल सेव हो जाता है, मतलब मात्रा कम रह जाएगी ना। लेकिन लग एंगल के रूप में एक्स्ट्रा एंगल सेक्शन या एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना पड़ता है। लग एंगल के रूप में एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना पड़ता है। ज्यादा अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं बना। सेकंड ये कहता है, ये कह रहा है लग एंगल का यूज करने से इसेंट्रिसिटी डेवलप होती है। क्योंकि देखो लोड ऐसे लग रहा था, मान लो सारी यूनिट यही लगी होती है, लेकिन एक तरफ आपका लग गया, तो लग एंगल का यूज करने से इसेंट्रिसिटी डेवलप होती है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। कह रहा है लग एंगल का यूज करने पर इसेंट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इसेंट्रिसिटी उत्पन्न क्यों हो रही है, क्योंकि लोड यहां लगा, डिबिट एक तरफ लगा दिया। आप अभी जैसे मान लो पहले सारी यहां लग रही थी तो एक तरह से सेंट्रिक हो गई थी, बराबर लग रही। अब एक तरफ एक्स्ट्रा डिबिट लगाया तो इसेंट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके लग एंगल का यूज नहीं किया जाना चाहिए। ये कह रहा है जितना पॉसिबल हो सके लग एंगल का उपयोग नहीं किया जाना। और यदि किसी कारणवश लग एंगल का उपयोग किया जा रहा हो तो जॉइंट के स्टार्टिंग में ही किया जाना चाहिए, ताकि लोड इन रिवेट्स पर भी इक्वली शेयर हो सके। तो इसने आपसे क्या कहा, ये कह रहा है भाई जितना पॉसिबल हो सके ना लग एंगल का यूज नहीं किया जाना चाहिए, और अगर कर भी रहे तो बिल्कुल जॉइंट के स्टार्टिंग से ही आप उसका यूज करो। वैसे नहीं हटा के करो यहां जाकर, मतलब बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग, प्रारंभिक पॉइंट ऑफ जो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ जॉइंट है वहीं से आपको लग एंगल लगा देना चाहिए। तो ये आपका बेसिकली, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन बढ़ता है कि शॉर्ट लेंथ ऑफ एंगल क्या कहलाता है, लग एंगल कहलाता है, या यूज ऑफ लग एंगल क्या होता है, रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ जॉइंट, जॉइंट की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये मेरी लग एंगल के बारे में बातें होगी। अब इस चैप्टर का लास्ट बच जाता है स्प्लाइस, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर में स्प्लाइस।
स्प्लाइस क्या होता है उसके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं भाई, स्प्लाइस आपके क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग मेरी है ये कह रहा है कि एक तरह से कोई मेंबर है उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए स्प्लाइस का उपयोग किया जाता है। तो स्प्लाइस का मेन यूज क्यों करते हैं अपन, लेंथ ऑफ मेंबर को उपयोग करने जो है, जो आपका लेंथ ऑफ मेंबर है उसको इंक्रीज करने के लिए स्प्लाइस उपयोग में किए जाते हैं। तो स्प्लाइस क्या है, ये कह रहा है व्हेन अवेलेबल लेंथ of member are less than the required length, then splices are used to increasing the length of member। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो एक कमरा है, एक रूम है, इसमें मेरे को ये कोई मान लो मेरे को ये लगानी थी आपकी गाटर जिनको बोलते हैं ना आप, बीम के रूप में लगानी थी। अब इसकी जो चौड़ाई मान लो मैं कहता हूं कि 10 मीटर है, लेकिन जो मार्केट में बीम आती है मान लो वो मैं कह रहा हूं कि 4 मीटर की आती है, उससे बड़ी बीम आती नहीं है, 4 मीटर की आती है। अब ये तो 10 मीटर है, 4 मीटर की बीम, अब आपको तो 10 मीटर की बीम मार्केट में, तो क्या करेंगे अपन एक तरह से इनकी लेंथ को बढ़ाकर क्या कर दें, 10 मीटर कर दें। कैसे आप करें, क्या आप करें कि लेंथ 10 मीटर की हो जाए ताकि इसका यूज यहां किया जा सके। तो ये जो सिस्टम है क्या कहलाता है, स्प्लाइस आपका कहलाता है। क्या है, व्हेन अवेलेबल लेंथ ऑफ मेंबर बाय अवेलेबल लेंथ ऑफ मेंबर आर लेस देन द रिक्वायर्ड लेंथ। मतलब जैसे मार्केट में 4 मीटर की लेंथ है, रिक्वायर्ड मुझे क्या थी 10 मीटर की थी, तो इस केस में स्प्लाइस का यूज करते हैं इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब ये कहता है कि स्प्लाइस के रूप में, स्प्लाइस के रूप में उपयोग लाई गई प्लेट्स की थिकनेस मेंबर थिकनेस से ज्यादा होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहा, सुनो। मैंने कहा कि ये कोई एक मेंबर है मान लो जिसकी लेंथ को मेरे को इंक्रीज करना था, ये जैसे 4 मीटर का था, तो इसको मेरे को बढ़ाना था, तो दूसरा मेंबर जोड़ूंगा मैं। हो सकता है मुझे जो जरूरत पड़ती है, हो सकता है मेरे को आपको मान 6 मीटर की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया भाई 4 मीटर या 2 मीटर, तो मैंने क्या किया यहाँ स्प्लाइस के लिए मैंने यहाँ एडिशनल प्लेट लगाई है। ये जो आपका स्प्लाइस, इसको एक तरह जो बट जॉइंट टाइप होता है ना, ये मैंने स्प्लाइस प्लेट लगा दी। मैं रिपीटिंग कर दूंगा यार, बट जॉइंट होता है ऐसे। तो अब ये कह रहा है कि ये जैसे प्लेट 1 है मान लो, और ये प्लेट 2 है स्प्लाइस की, इन दोनों की थिकनेस इस मेंबर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मेंबर एक ही मेंबर की तरह रिएक्ट करेंगे। मान लो मैं आपसे कहूं कि ये 10 mm है, तो ये 10 mm से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 6 mm ले लो, 12 mm ले लो, क्योंकि ये दोनों प्लेट एक ही मेंबर की तरह काम, जब तक दोनों नहीं टूटेंगे जब तक जॉइंट नहीं टूटेगा। आप सोचो कि ये टूट जाए जॉइंट, क्योंकि वो दोनों लोड एक साथ नहीं है, तो ये 10 है तो इसकी इनकी थिकनेस, क्योंकि मैं कहूँ ये 8 4 mm लगा दो, तो 8 mm की पहले यही फेल हो जाएगी, मेंबर का आपका यूज ही नहीं है कोई, क्योंकि 8 मैं 3 mm प्लेट लगा दो तो 6 mm पहले टूट जाएगा। तो इससे बड़ी होनी चाहिए इनकी थिकनेस, इसके रूप में उपयोग में लाई प्लेट की थिकनेस मेंबर थिकनेस से ज्यादा होनी
चाहिए। मान लो मैं कह रहा हूँ 10 है, तो इस प्लेट 1 और प्लेट 2 की थिकनेस 10 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ये 6 mm की हो सकती है, 8 mm की हो सकती है, मतलब इससे आपकी ज्यादा होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये। सेकंड ये कहता है यदि ये जो आपकी मेन प्लेट है इनकी थिकनेस अनइक्वल हो, यदि मेन प्लेट की थिकनेस अनइक्वल हो, मतलब एक दूसरे के बराबर अनइक्वल हो, तो उस कंडीशन में पैकिंग प्लेट का उपयोग किया जाता है। क्या कहना चाह रहा है ये आपसे? मेरे पास थोड़ी सी, क्योंकि मुझे लिखना है, इधर ये मिटा देता हूं थोड़ा सा। मतलब ये आपसे कह रहा है कि जैसे मैंने देखा कि ये एक मेंबर है और दूसरा मेंबर को ये था जिसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं, अनइक्वल थिकनेस है। अब मेरे को स्प्लाइस करके जोड़ना है, तो मैंने देखा इसकी थिकनेस ये, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक प्लेट और लगानी पड़ेगी यहां पर, ये प्लेट मैंने और लगा दी। अब मैं इसको स्प्लाइसिंग कर सकता हूं। तो ये जो मैंने प्लेट लगाई ये वाली, ये कहलाती है पैकिंग प्लेट। क्या कहलाती है भाई? पैकिंग प्लेट। अब इसके लिए भी आपका क्वेश्चन बढ़ता है, पैकिंग प्लेट के लिए भी। पैकिंग प्लेट के लिए क्या क्वेश्चन बढ़ता है, देखो एक तरह से फर्स्ट पॉइंट बोलता है, ये कहता है यदि पैकिंग प्लेट की थिकनेस यदि पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से कम हो, यदि पैकिंग प्लेट की थिकनेस कितने से कम हो, 6 mm से कम हो, तो कोई भी एक्स्ट्रा रिविट की आवश्यकता नहीं होती है। ये कह रहा है कि यदि पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से कम है ना, ये लेस देन 6 mm है, ये वाली जो पैकिंग प्लेट है ये 6 mm से कम हो, तो कोई एक्स्ट्रा रिविट आपको नहीं लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट सेकंड ये बोलता है यदि पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से ज्यादा हो, यदि पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से ज्यादा हो, मतलब ये जो पैकिंग प्लेट है 6 mm ज्यादा, तो प्रत्येक 2 mm थिकनेस के लिए प्रत्येक 2 mm थिकनेस के लिए 2.5% एडिशनल रिवेट की आवश्यकता होती है। तो ये मेरा जो है उस आज से क्वेश्चन बढ़ गया कि भाई 2.5% एडिशनल रिविट कब आप लगे, जितनी रिविट्स लग रही है उसका 2.5%, मान लो उसमें 20 रिविट लग रही है तो उनका 2.5% जो है प्रत्येक 2 mm थिकनेस के लिए आपका जो है 2.5% आपकी ज्यादा हो जाए। मान लो ये आप 6 mm की जगह 12 mm की होती तो कितने mm ज्यादा है, 6-7 तक तो यही नहीं,
6 से ज्यादा कितनी है आपका, एक तरह से 12 है तो 6 mm ज्यादा, प्रत्येक 2 mm के लिए 2.5% एक्स्ट्रा होगी, तो 2 mm। अब 6 से ज्यादा जो 12 है तो एक तरह से 3 बार 2 2 ज्यादा हो गया ना, तो उसका क्या हो जाएगा, एक तरह से जो है आप देखोगे कि प्रत्येक 2 mm के लिए आप करोगे तो 6 mm ज्यादा हो गया आपका, तो 7.5% आपको ज्यादा रिविट्स लगानी पड़ी जितनी टोटल रिविट्स आपकी लग रही थी। तो ये मेरा स्प्लाइस के रूप में क्वेश्चन बढ़ जाता है, जो यहां से पूछता है कि इफ द थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट आर लेस देन 6 mm देन एडिशनल रिविट्स आर रिक्वायर्ड। 6 mm से कम है तो आप कहोगे नो एडिशनल रिविट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि 6 mm से कम है तो कोई एडिशनल रिविट्स की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट कहता है इफ द थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट आर मोर देन 6 mm देन एडिशनल रिविट्स आर रिक्वायर्ड, तो आप कहोगे 2.5% एडिशनल पर या ईच 2 mm थिकनेस की, प्रत्येक 2 mm थिकनेस के लिए 2.5% एडिशनल रिविट्स की आपको आवश्यकता होगी। तो अपन देखा कि ये टेंशन मेंबर वाला चैप्टर था जो आपका खत्म हो चुका है। अब इससे आगे कंप्रेशन मेंबर चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।